नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर विविध कार्यक्रम किए गए आयोजित। शिवपुर स्थित लॉन में भाजपा द्वारा विधानसभा योजना बैठक हुई आहूत। लगभग 12 करोड़ की लागत से गंगा समानांतर बना कैनाल प्रोजेक्ट चढ़ा बाढ़ की भेंट। और मुहर्रम की 10वीं तारीख को कोविड गाइडलाइन के अनुरूप उठाई गई सांकेतिक रूप में ताजिया। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती विविध कार्यक्रमों संग मनाई गई। शुक्रवार को जैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईश्वरगंगी तालाब स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी यादव ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 77वीं जन्म जयंती मनाई। इस दौरान मुख्य अतिथि शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार यादव ने कार्यकर्ताओं संग राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं सभी कांग्रेस जनों ने परिवर्तन संकल्प कांग्रेस विकल्प का नारा देते हुए क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग जनों का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया और जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। इस दौरान विजय देवल, हीरालाल पांडे, संतोष सिंह, अखिलेश मौर्य, लक्ष्मण प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम किए? ये जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे हिंदुस्तान में जो राजीव गांधी जी का 77वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज जो है जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद घर घर जाके लोगों से आग्रह किया गया कि 2022-24 में कांग्रेस की सरकार बनाए, जिससे महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार से मुक्ति मिले और लोगों को रोजगार मिले। जैसे मेरा कांग्रेस के शासनकाल में लोग खुश थे और उसी तरह हम खुशहाली चाहते हैं, वही राजीव गांधी जी को तलचित्र पर माल्यार्पण किए, पुष्पांजलि अर्पित किए, उनसे अनुरोध किए कि जैसे आपका शासनकाल था वैसे ही प्रियंका जी का शासनकाल हो, कांग्रेस शासनकाल हो, जनता खुश हो। इसी कड़ी में मैदागिन चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस अवसर पर हम लोग राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और साथ ही उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 90 लाख लोगों से जुड़ने का लक्ष्य है। इस अभियान में लगभग 76,000 नए कार्यकर्ता सीधे कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, जो न्याय पंचायत, ग्राम सभा और शहरी वार्डों में मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। आज किस तरह का कार्य संपन्न हुआ है? आज हम सब भारत रत्न माँ भारती के लाल आदरणीय राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पे हम सब कांग्रेस महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, फ्रंट से के जुड़े लोगों ने मैदागिन स्थित राजीव प्रतिमा जी का अभिषेक किया है, उनको माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहाँ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे उनके बताए हुए मार्ग में चलने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। और एक आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पे एक महाजन संपर्क अभियान जो कल से प्रारंभ है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे आज सभी हमारे वार्डों में, ग्राम सभाओं में, ब्लॉकों में राजीव जी की जयंती मनाई जा रही है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया जा रहा है।
इसी क्रम में काशी बौद्धिक मंच वाराणसी द्वारा बीएचयू में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संपूर्णानंद बीएलडब्ल्यू एवं सरसुंदर लाल अस्पताल के सीनियर नर्सिंग स्टाफ को राजीव गांधी स्मृति सम्मान से नवाजा गया। मंच के सदस्यों ने कहा कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। आज ये राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय DLW और हमारे सरसुंदर लाल अस्पताल के हमारे जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इन सभी लोगों को आज हम लोग काशी बौद्धिक मंच वाराणसी के बैनर तले पहली बार हम लोग राजीव गांधी स्मृति सम्मान से उनको अंगवस्त्रम, माला और मोमेंटो दे करके उनको अपने अपने क्षेत्रों में उनके किए गए कार्यों को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए और विशेष तौर पे हमारे सरसुंदर लाल अस्पताल के जो कोविड वॉरियर अगर मैं बोलूँ उनको, जो लगातार पिछले 1.5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को यह मन में यह विचार आया कि यह उपयुक्त समय है जिसमें कि राजीव गांधी जी सूचना क्रांति के और पंचायती राज और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हुए हमारे ये अस्पताल के कर्मी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र हैं, जो निरंतर अपनी समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काशी बौद्धिक मंच एक स्वायत्त संस्था है जिसमें समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अध्यापक, छात्र सभी इस संस्था में हैं। तो काशी बौद्धिक मंच की तरफ से आज ये निर्णय किया गया कि आप सभी को राजीव गांधी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाए। कुल 22 लोगों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया है और आगे भी प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके जो लोग वास्तव में समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको सम्मान का कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। इसी कड़ी में बीएचयू में जीवन वर्षा ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत बीएचयू के हार्ट विभाग, न्यूरोलॉजी, ENT विभाग के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 700 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही आवश्यकता अनुसार मरीजों में निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। यहाँ हम लोगों ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जन्मतिथि पर सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में जीवन वर्षा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 700-800 मरीज़ आए थे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा करके आए थे। उनका ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आयरन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल और भी कई सारी तरह की जाँचें हुई हैं। और विशेषज्ञों की टीम जिसमें कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, मेडिसिन विभाग के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नीलेश कुमार, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं श्री विजय पराशर और डॉक्टर कौशलपति त्रिपाठी, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा और नाक कान गले रोग के विशेषज्ञ श्री कृष्ण मोहन तिवारी और भी पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट की एक बड़ी टीम यहाँ पर उपस्थित है। और सारे मरीज़ों का पूरी तरह से चेकअप, उनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण, जांचों का निःशुल्क आयोजन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ये ट्रस्ट के द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने का एक सामाजिक कार्य है जो जीवन वर्षा ट्रस्ट निरंतर करता आ रहा है कई वर्षों से। ये ट्रस्ट 2015 से स्थापित है और अलग अलग रिमोट एरियाज़ में जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर कि विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को ये सुविधा प्रदान करने की लगातार निरंतर कोशिश करते हैं। चेकअप के साथ साथ दवा भी वितरण किया गया है। जी, यहाँ पर लगभग 500 मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गई हैं। ज़्यादातर मरीजों को 10 दिन, 20 दिन, एक महीने तक की दवाइयाँ निःशुल्क में दी गई। शिवपुर स्थित लॉन में भाजपा द्वारा विधानसभा योजना बैठक का आहूत हुई। शिवपुर स्थित कादिम्बनी लॉन में भाजपा द्वारा आयोजित विधानसभा योजना बैठक में मुख्य अतिथि केंद्रीय भारतीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आगामी कार्यक्रमों की कड़ी में प्रथम चरण में सभी केंद्र पर बूथ अध्यक्षों की बैठक, द्वितीय चरण में बूथ समिति सत्यापन कार्य तथा तृतीय चरण में
मंडल द्वारा बूथ समितियों का सत्यापन कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा ही भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। बूथ सत्यापन अभियान तो इस उत्तरी विधानसभा की योजना बैठक थी, जिसमें बूथ सत्यापन अवसर पर पार्टी और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय को रखने के लिए मैं आया था। बहुत सफल बैठक रही, बहुत अच्छी बैठक रही। सर, तमाम विपक्षी दल लोगों को बरगला भी रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऐसे लोगों के लिए किस मजबूती के साथ बूथ लेवल पे जरूरत है? जनता भाजपा और मोदी जी के और उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी जी नेतृत्व के साथ है और वो सुविधा की राजनीति करते हैं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। और इन्हीं बातों को नीचे जन जन तक फिर से दोहराने के लिए बूथ की हमारी तैयारियां, सेना, कार्यकर्ता, उन्हीं सब की कार्य योजना बनाने की बैठक थी, ताकि उनकी बातों का जवाब हमारे बड़े नेता तो नीतियां बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, निर्णय लेंगे प्रदेश और देश की सेवा का, उनका जवाब हमारे कार्यकर्ता देंगे और ये बूथ के कार्यकर्ता देंगे, एक एक जन जन तक जाके देंगे। हमारी तैयारियां पूरी हैं, बहुत अच्छी है। लगभग 12 करोड़ की लागत से गंगा समानांतर बना कैनाल प्रोजेक्ट बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां निर्माण और विकास कार्य तेज गति से चल रहा है, वहीं लगभग 12 करोड़ की लागत से गंगा उस पार बनकर तैयार लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा और लगभग 45 मीटर चौड़ा कैनाल प्रोजेक्ट पूरी तरह गंगा में आए बाढ़ में समाहित हो गया। रामनगर से राजघाट तक बने गंगा को बाईपास करने वाला ये प्रोजेक्ट इस वर्ष मार्च से शुरू होकर बाढ़ के आने के पहले लगभग पूरा हो चुका था, जिसको बनाने के पीछे जिला प्रशासन ने यह मकसद जाहिर किया था कि इसके बन जाने से गंगा के पक्के घाटों पर पानी का दबाव कम बनेगा और पक्के घाटों का क्षरण भी रुकेगा। लेकिन शुरू से ही इस प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक सवाल खड़े कर रहे थे कि बाढ़ की हालत में प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट के नष्ट हो जाने के सवाल के जवाब में वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि करीब 11 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो यूपीपीसीएल द्वारा कराया गया था। प्रोजेक्ट का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट विभाग को स्थानांतरित नहीं हुआ था। वाराणसी में कई प्रोजेक्ट जलमग्न हुए हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी में ही ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही गंगा का पानी उतरेगा वैसे नहर से बालू निकालकर दोबारा शेप में लाया जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा होने पर ही पेमेंट होगा और हस्तांतरण होगा। वाराणसी में गंगा नदी को ड्रेजिंग करने के लिए जो कार्य हुआ था यूपीपीसीएल के द्वारा कराया गया था, वो तकरीबन 11 करोड़ का एस्टीमेट था। उसमें पूरा पेमेंट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से प्रोजेक्ट हस्तांतरित विभाग को नहीं हुआ था। बाढ़ के लेवल में अधिकतर प्रोजेक्ट कई जलमग्न हुए हैं वाराणसी में। वरुणा कॉरिडोर जो कई सालों से बना था वो भी पूरी तरह जलमग्न हुआ। गंगा का ये प्रोजेक्ट भी जलमग्न हुआ। इसी के साथ कई और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें रामनगर का हमारा ड्राई पोर्ट है या अन्य घाटों के जो प्रोजेक्ट हैं काफ़ी सबमर्ज हुए। जब पानी उतरेगा तो उसकी असली स्थिति का पता लगेगा। उसमें ड्रेजिंग के माध्यम से ऑलरेडी सरकार को 3 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त हो चुकी है, जो उसकी मिट्टी को नीलाम करके हुई थी। जो प्रोजेक्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसकी अभी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में ही ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही गंगा का पानी उतरेगा तो यथावत जितनी भी उसमें मिट्टी जमा हो गई होगी उसको निकाल के दोबारा उसको ड्रेजिंग के शेप में लाया जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही पेमेंट्स होंगे और बाद ही इसका हस्तांतरण किया जाएगा। जिन लोगों ने ऑक्शन में मिट्टी ली है उनकी भी मिट्टी की प्रतिपूर्ति उस ड्रेजिंग से कराई जाएगी। ये सारी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में होने की वजह से अब ये काम सितंबर के अंत में दोबारा से शुरू कराया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा उसके बाद से विभाग उसकी मेंटेनेंस करेगा। आगे भी उसमें मिट्टी ना जाए और गंगा नदी की अगर मिट्टी उसमें जाती है तो उसके कुछ प्रभावशाली कुछ स्टेप्स उठाए जाएं, इसका भी मॉडिफिकेशन विभाग के द्वारा सोचा जा रहा है। आने वाले 1 महीने में कोई ना कोई वो टेक्निक से कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे जब गंगा नदी एक्स्ट्रा वाटर लोड कैरी करती है तो मिट्टी का डिपोजिशन ना हो। तो उसमें प्रोजेक्ट में संशोधन के भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का लॉस ना हो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और विभाग को बता दिया गया है। जैसे ही पानी कम होगा उसको पूरा बाकायदा दोबारा से प्रोजेक्ट को ठीक कराया जाएगा। तो इससे फेल होने या नुकसान होने की कोई बात नहीं है? फेल होने या नुकसान होने की कोई बात नहीं होती है क्योंकि टेम्परेरी सबमर्जिंग पानी की गंगा नदी में अधिकतर प्रोजेक्ट्स की होती है। इवन घाटों पे जो घर बने हैं, इवन पब्लिक के जो घर बने हैं वो भी आधे डूबे रहते हैं। साल में 15 दिन में कोई प्रोजेक्ट का सबमर्ज होना, वो भी गंगा नदी की बेल्ट में, किसी प्रकार का अनहोनी की आशंका या किसी प्रकार से इरेगुलरिटी नहीं मानी जाती है। इसमें प्रोजेक्ट की डिज़ाइन में ज़रूर संशोधन करवाए जा रहे हैं ताकि कम से कम उसमें जो हमारी सैंड की फिलिंग हो
और बाकी साल का जो पर्पज़ है कि घाटों पे पानी का दबाव कम हो और घाटों का इरोजन रोका जा सके, उस प्रोजेक्ट की पूर्ति हो सके उद्देश्य की, उस तरह उसमें डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन भी कराया जाएगा। जो उस पार का रेत आपको जो दिख रहा है वो गंगा जी का ही स्पेस है और बाहर में वो सब पूरा कवर अप हो जाता है और बेसिकली रेत वगैरह गंगा जी ले आके उस पार छोड़ती हैं। तो ऐसे जगह पे बिना किसी स्टडी किए, बिना कुछ किए इस तरह से रेत में नहर बनाना, मतलब हमको उसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। दूसरी ये कहा गया है कि उस रेत में नहर बनाने से इधर गंगा जी का जो वेस्ट बैंक है इधर पानी का प्रेशर कम होगा, घाट में कटान कम होंगे। लेकिन ये आप अवश्य जानिए कि अगर वहाँ पर आपने इस तरह का कोई चैनल क्रिएट किया तो ये जो अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है ये कटान तो उससे कम, बल्कि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी पानी की और सिल्टिंग वगैरह का फिनोमेना बढ़ जाएगा। तो इससे खतरा है कि आगे आने वाले दिनों में इधर गंगा जी काशी के घाटों से दूर होती जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह चैनल में हो रहे हैं आगे उसके स्कॉरिंग इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो आगे के घाट धंसेंगे भी। तो ये सब चीज़ें एक तरह से देखिए ये पूरा इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ है और इसमें आदमी तो इंटरेक्ट गंगा जी से करता ही है, इसमें जलचर भी हैं, वो सब भी पूरा डिस्टर्ब होगा और इससे पॉल्यूशन वगैरह पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब हमको नहीं समझता है कि ये टेक्निकली फिजिबल चीज़ है। और आप देखिए अभी बाढ़ आई वो पूरा नहर गायब हो गया, इसमें इतना पब्लिक मनी लग रहा है इस तरह से बिना स्टडी किए, क्योंकि इस तरह से डिस्टर्ब करना गंगा जी का चैनल पूरा बर्बाद होगा और आगे इसके और भी घातक परिणाम होंगे। अभी तो एक बार ये बाढ़ आया है और तुरंत अभी देखिए 2-3 महीने के भीतर पूरा एकदम जो रेत निकाल के वहाँ पर रखा गया था, जो एक्यूमुलेटेड वो था बड़े बड़े पहाड़ के तरह, वो सब कट के गायब हो गए। तो जाके फिर गंगा जी उसको वापस उसी चैनल में पाट देंगी और वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे जाके कहीं फिर सिल्टिंग होगा। तो ये सब हम समझते हैं कि नेचुरल जो रिवर का फ्लो है इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ये बहुत स्टेबल चैनल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सांकेतिक रूप में ताजिया उठाई गई। मुहर्रम का महीना इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी माह में मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन सहित 72 साथियों ने शहादत दी थी। इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की याद में जगह जगह से ताजिया उठाने की परंपरा है, लेकिन कोविड के चलते इसे सांकेतिक रूप में किया गया। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए कम से कम लोग ताजिया उठाने में शामिल हुए। वहीं इमामबाड़ा, कच्ची सराय, मतवाली सैयद इकबाल हुसैन की देखरेख में ताजिया उठाया गया। इस दौरान तुरबत व नौहा ख्वानी की गई। इस मौके पर हैदर अब्बास, शकील अहमद जादूगर इत्यादि लोग शामिल रहे। वफ इमामबाड़ा से ताबरा कच्ची सराय, ये ऐतिहासिक इमामबाड़ा है। इसी जगह से छठी मुहर्रम का जुलूस 36 से 40 घंटा चलने वाला जुलूस यहाँ से उठता है और आज 10 मुहर्रम के दिन यहाँ से ताबूत उठता है जो फातमान जाता है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आश्वासन लोगों ने दिया कि नहीं हम जुलूस नहीं उठाएंगे, उसी में सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से जहाँ जहाँ लोग जुलूस उठाते रहे वहाँ सारे लोगों ने स्थगित किया। उसी तरीके से सैयद इकबाल हुसैन एडवोकेट जो यहाँ के मुतवल्ली हैं और वो जुलूस को छठी मुहर्रम का भी नहीं निकाला और आज भी नहीं निकाले। लेकिन यहाँ इमामबाड़ा है, कदीमी इमामबाड़ा 400 वर्ष पुराना है, जिससे जुलूस यहाँ से उठता लेकिन आज नहीं उठा। और यहाँ पे लोगों ने ज़ियारत किया और ज़ियारत करने के बाद इसी जगह जुलूस ठंडा हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं और अंजुमन जवादिया के ये सदर भी है, आज वहाँ पे उपस्थित थे। और सैयद लाडले हसन साहब यहाँ पे जो हमेशा की तरीके से तकसीम तबर्रुक करते थे, वो भी अब अपना पानी का लंगर तब लोगों को दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, और सेक्रेटरी रिहान साहब यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद तमाम अंजुमन जवादिया के मेंबर। इसी कड़ी में मुहर्रम की 10 तारीख को लल्लापुरा की प्रसिद्ध ताजिया नहीं उठाई गई। ये एक ऐसी ताजिया है जो रांगे की ताजिया के नाम से जानी जाती है और इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, मतलब कि वाराणसी की हम बात कर रहे हैं। मुहर्रम की 10 तारीख है और जो कि ये उर्दू की 10 तारीख होती है। आपको हम बताते चले, जैसे कि वाराणसी में इस समय हम लल्लापुरा मतलब कि थाना चिगरा और चौकी लल्लापुरा के बीच में है, जहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी दिखाएं कि हमारे पीछे जो भीड़ लगी है ये आज 10 तारीख
जो कि गमी का दिन माना जाता है और घरों में चूल्हा तक नहीं जलता है, मतलब कि आज किस तरीके की गमी हुई थी, किस तरीके से ये मुहर्रम 10 तारीख को जो अहम माना जाता है, क्यों अहम माना गया है, और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए जिस तरीके से इस बार भी आवाम प्रशासन की, शासन की अगुवाई में है और उनकी बातों से सहमत होकर यहाँ पे देख रेख करने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्यों आखिर 10 तारीख गमी का जो त्यौहार होता है इसको अहम दिया गया है। आपका नाम? मुमताज़ अली बाबर, रांगे के ताजिया के सरपरस्त, कमेटी के सरपरस्त है। इस बार बात की जाए तो कोरोना काल के चलते ताजिया बैठी तो है मगर पाटमान तक तो नहीं जाएगी, मगर गमी को जो दिन माना जाता है आखिर क्यों माना जाता है? देखिए, पिछले साल भी जो है हम लोग मुहर्रम का जो जलसा जुलूस और जो ताजियादारी थी हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि ये जो मुहर्रम का जो शुरुआत होती है ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना होता है, लेकिन चूँकि वाक़या करबला हो जाने के बाद यह हम लोग का गम में तब्दील हो गया और इसकी वजह से जब चांद हो जाता है तो 1 तारीख से लेके अब बाकी जो हमारे सिया हजरात है 2 महीना 8 दिन उसी गम में मुब्तला रहते हैं और हमारे सुन्नी हजरात में जो है तीजा वाले तक रहते हैं। बहुत 40 चाहेंगे कि जिस तरीके से काशी में बहुत ही अहम माना जाता है रांगी की ताजिया जो यहाँ बैठी है, हाँ, जो कि इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं और काफी उमड़ी भीड़ होती है। जी जी। ये भी एक प्राचीन में बात की जाए तो काशी एक प्राचीन है जो कि एक अहम ताजिया मानी जाती है, रांगी की ताजिया। ऐसा क्यों माना जाता है? देखिए, ये 350 साल लगभग पहले ये ताजिया स्थापित हुई। उस वक्त के मौजूदा टाइम में जो हमारे बुजुर्ग और जिम्मेदार लोग थे, सरदार लोग थे, इन लोगों ने इसको कायम किया और उस वक्त जो है इसमें जो जुलूस में हाथी घोड़ा ये सब होता था तो महाराजा बनारस की तरफ से ही लगता था और इसमें जो है इस ताजिया में हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर जो है तो इसमें शामिल होते थे और इस तरह से ये एकता का सबूत था। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो हम लोग मनाते हैं ये एक तरह से जुल्म के खिलाफ एहतजाज है, हमारा प्रोटेस्ट है, हम विरोध करते हैं। आज से 1400 साल पहले जो वाक़या हो गया उसी को हम लोग हर साल जो है इस शक्ल में मनाते हैं। और ये मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो मुतवल्ली जो बताया यहाँ पे देख रेख करने वाले हैं और ये रांगी की ताजिया है, आप देख सकते हैं कैमरे में हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, जो कि ये भी काशी की एक अहम ताजिया है जो कि पूर्वांचल से भी लोग देखने आते हैं और ये रांगे से बनाई गई ताजिया है जो कि काफ़ी इसका वज़न होता है, जिसको उठाने के लिए शायद इसमें कम से कम 150 से 200 लोग यहाँ पे इसको लगते हैं तो तब इस ताजिए को उठाई जाता है। मगर इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से महामारी को देखते हुए ताजिया नहीं उठाई गई है और यहाँ बैठी हुई है और इसको देखते हुए हम अपने आपसे बात भी करवाया कि आखिर 10 तारीख क्यों अहम मानी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ KDV न्यूज़ के लिए वाराणसी से जुनेद। श्रावण मास में देवगुरु बृहस्पति भगवान के श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्रावण मास में श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान के वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा गुरु बृहस्पति को पालने पर सपरिवार विराजमान कराया गया। इस अवसर पर 11 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों द्वारा देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत से स्नान कराया। इसके बाद स्वर्ण मुखौटा व चांदी के छत्र सहित विभिन्न सुगंधित पुष्पों से बाबा की मनोहारी झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण की भी विभिन्न फूल पत्तियों व रंग बिरंगे विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट की गई थी। इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति की। वहीं मंदिर के प्रधान सेवक अजय गिरी व संतोष गिरी द्वारा भोग अर्पित कर आरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के श्रृंगारित स्वरूप का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। एकदम माता जी आप लोग भी खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए, समय मत लगाइए, बेटा खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। नन्नू भैया के जो भाई एकदम ऊंचे हाथ, अरे बम बम बोल
तरह का बाबा का श्रृंगार चल रहा है? हर साल श्रावणी मास में देवगुरु बृहस्पति का श्रावणी मास का श्रृंगार चलता है, जिसमें प्रथम श्रृंगार हरियाली होता है, दूसरा जल विहार होता है, तीसरा जो है फल श्रृंगार होता है, चौथा हेम श्रृंगार होता है। तत्पश्चात जो है इस बार कोविड-19 को देखते हुए सारा श्रृंगार स्थगित कर दिया गया। एक हरियाली श्रृंगार लास्ट में पालना महोत्सव का किया गया है, जिसमें आज बाबा सब परिवार के साथ पालना में विराजमान है। आज के श्रावणी मास में देवगुरु बृहस्पति का दर्शन करने से धन धान्य यश तस्वीर और लोगों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा से क्या प्रार्थना की गई इस कोरोना काल में? बाबा से सभी भक्तों द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा आज हम लोगों ने बाबा से ही प्रार्थना कहा है कि जो है ये कोरोना जैसी महामारी से सबको निजात दिलाए, पहले की तरफ फिर से पुनः सुख शांति स्थिति को प्रदान करें। जंगमबाड़ी स्थित होटल में बनारस कैमरा सोसाइटी द्वारा विश्व छायांकन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जंगमबाड़ी स्थित एक होटल में बनारस कैमरा सोसाइटी द्वारा विश्व छायांकन दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ छायाकारों का सम्मान, फोटो प्रदर्शनी व स्लाइड शो आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ छायाकारों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। वहीं पुनः प्रदर्शनी अवलोकन के पश्चात कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए छायाकारों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान अतिथियों का स्वागत रंजन गौड़, राजेश सिंह, अजय पांडे, राजीव पटेल व विनय श्रीवास्तव ने किया। वहीं संस्था के क्रियाकलापों व आगे की रूपरेखा संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रस्तुत की। साथ ही सभा का संचालन विनय व धन्यवाद ज्ञापन अरविंद कुमार सिंह द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती व डॉक्टर इंद्रनील बसु रहे। साथ ही सम्मानित किए गए वरिष्ठ छायाकार नारायण द्रविड़, रत्नाकर अवस्थी, विजय सिंह, अरुण कुमार विजय द्विवेदी व अन्य सदस्य शामिल रहे। इस अवसर पर अरविंद शाह, अंकुश शाह, आशीष सिंह, कैलाशनाथ, जयप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। विश्व छायांकन दिवस के अवसर पर ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 3 साल पहले हमारे मन में आया क्यों ना बनारस के वरिष्ठ फोटोग्राफर एवं नए फोटोग्राफर्स को सबको एक छत के नीचे एक साथ बुलाया जाए, जिससे नए फोटोग्राफर पुराने से कुछ सीख सके और पुराने फोटोग्राफर आज के डिजिटल तकनीक के बारे में भी कुछ जान सके। उद्देश्य था कि जो जनरेशन गैप है, आपस में जो दूरियां है, वो कुछ कम हो जाए। कितने को सम्मानित किया? अब की बार 9 लोगों को सम्मानित किया गया और साथ में कोरोना से दिवंगत 4 छायाकारों एवं छायाकार के साथियों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आए हुए सारे फोटोग्राफर्स, बनारस कैमरा सोसाइटी के सारे पदाधिकारी एवं सदस्यों ने पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए टीएमसी सांसद सौगत राय के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि टीएमसी के लोग डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं करते। उनकी नजर में न्यायपालिका कुछ नहीं है। उनके लिए ममता जी भगवान और उनके कहे शब्द संविधान है। पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां अराजकता का माहौल टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बना रखा है।
हाईकोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई जांच करेगी तो साथ ही एसआईटी भी जांच करने के बाद टीएमसी से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिलाएगी। इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की हरकत पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व से ही तालिबान के जो रिकॉर्ड है वो खराब है। तालिबान बहुत ही हिंसक और बहुत ही अमानवीय है। अभी तो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंदूक के बल पर वो राज करना चाहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता डेमोक्रेसी के जो हमारे स्तंभ है उनको सम्मान ही नहीं करते। उनके लिए न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, उनके लिए कार्यपालिका कुछ भी नहीं, उनके लिए जो भी है वो बस ममता जी हैं। ममता जी को भगवान मानते हैं, उनका शब्द कोई वो भारत का संविधान मानते हैं और इसलिए रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वर्डिक्ट के आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है, जो अप्रजातांत्रिक कार्य हो रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ का अभाव है, मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में लागू होगा, लोगों को न्याय मिलेगा और विशेषकर जो विपक्ष को कुचलने की कार्रवाई हो रही थी, चुनाव के बाद लगभग 60 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। कितनी बहनों के साथ बलात्कार हुआ ये मैं संख्या नहीं गिना सकता, पर मैं कुछ बहनों को जानता हूँ जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई डर के मारे कि हमारे पति का मर्डर हो जाएगा, हमारे बच्चों का मर्डर हो जाएगा। तो वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, घर में आग लगाना ये बहुत सामान्य बात थी। जहाँ सीबीआई की जांच के आदेश दिए वहीं पर एक एसआईटी के गठन का भी उन्होंने निर्देश दिया है और एसआईटी वर्तमान में बंगाल की स्थिति के बारे में जांच करके और अक्टूबर में हाई कोर्ट को रिपोर्ट देगी। और साथ ही जिन लोगों के साथ टीएमसी के गुंडों ने मारपीट की है, मकानों में आग लगाई है, सरकार को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार सबको मुआवजा दें। एक क्रांतिकारी निर्णय है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल में इससे डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, रूल ऑफ लॉ लागू होगा। बीएचयू भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने धरना दिया। बीएचयू के भूगोल विभाग के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र ऑनलाइन क्लास के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगाकर सिंहद्वार पर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा रानी भारत के गलत नक्शे को पढ़ा रही थी, जिसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था और छात्रों द्वारा इसका विरोध करने पर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। छात्रों ने कहा कि हमारी आपत्ति यही है कि जिस शिक्षक की नियुक्ति भूगोल विभाग में इस बेस पर हुई है कि उन्हें मैप का पूरा ज्ञान है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं। महामना की बगिया को हम राष्ट्रवाद की बगिया कहते हैं, लेकिन इस बगिया में जिहादी विचारधारा, राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बोने का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके उदाहरण के तौर पे जो भूगोल विभाग है आर्ट्स फैकल्टी का, उस विभाग के एक प्रोफेसर है सरिता रानी, उन्होंने आज ऑनलाइन क्लास में जो है 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ये पढ़ाया कि जो भारत का नक्शा था उसमें से उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाते हुए आज कक्षा ली। और विद्यार्थियों ने जब विरोध जताया तो उन्होंने उनका रोल नंबर और ईमेल आईडी मांगकर उनको धमकाया कि वो उनको फेल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की गतिविधि विद्यार्थी परिषद इस विश्वविद्यालय में बर्दाश्त नहीं करेगा और सदैव ही हम विद्यार्थियों के लिए और विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद की भूमिका को प्रखर रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। और आज हम पुनः सड़क पर उतर के आए और हम ये मांग करते हैं कि मैडम को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। इस प्रकार की गतिविधि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे विश्वविद्यालय में। जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? अभी के अभी जो है डीसी कापरी सर आए थे और उन्होंने कहा है कि वो मैडम पर इंक्वायरी कमेटी और एक सस्पेंशन की नोटिस लेते हुए आएंगे। तो जब तक वो नहीं लेके आते तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मां श्रृंगार गौरी का मंदिर खोलने हेतु वाराणसी के सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर को खोले जाने को लेकर महिलाओं ने वाराणसी के सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में याचिका दाखिल की है। दिल्ली निवासी राखी समेत 4 महिलाओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से इस मामले पर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। तो लक्ष्मी जी, किस तरह की याचिका आप लोगों की तरफ से भी दायर की गई और उस क्या किस संदर्भ में की गई थी? हम लोग की याचिका है कि श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी का दर्शन प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर बनाकर निर्माण करके देशवासियों को दर्शन के लिए प्रेरित किया, उद्धार किया है, उसी तरह हम लोग सोचते हैं कि माँ
श्रृंगार गौरी का भी इसी तरह उद्धार हो। तो अभी तक क्या दर्शन वहाँ पूजन वहाँ पर बाधित किया गया था? बाधित हो रहा था, लेकिन वर्ष में एक दिन चैत नवरात्रि के चतुर्दशी को होता है, वो भी दिन भर नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है, मात्र 1 घंटे के लिए। और यही हम लोग चाहते हैं कि वो दर्शन प्रतिदिन हो। तो कब ये याचिका दायर की गई और कहाँ? 17 तारीख को ये याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की गई। तो आप लोगों की क्या मांग है उस याचिका के तहत? याचिका के तहत ये मांगे कि हम लोग को दर्शन प्रतिदिन हो, वहाँ की और सब मूर्तियाँ खंडित ना हो, उसको रख रखाव हो, जैसे हर मतलब देवी देवताओं के दर्शन होते हैं प्रतिदिन, उसी तरह इनकी भी प्रतिदिन दर्शन हो। तो आप लोगों को क्या आश्वासन कोर्ट की तरफ से अभी मिला है? आश्वासन अभी कमीशन बैठाए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। सपा व्यापार शाखा द्वारा बैठक आयोजित की गई। समाजवादी पार्टी के अनुवांशिक शाखा व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए विधानसभावार समीक्षा बैठक की जा रही है। इसके तहत कैंट विधानसभा आवेदक भी बैठक में शामिल हुए। प्रदीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी बनिया की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इसमें व्यापारी सबसे ज्यादा चले गए हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसे कानून के कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 से बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है और एक समाजवादी पार्टी के अनुसांगिक संगठन समाजवादी व्यापार सभा ने पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए, चूज करने के लिए प्रदेशव्यापी कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज हम लोग बनारस में महानगर कमेटी के अंतर्गत कैंट विधानसभा की संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। इस संगठन समीक्षा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया जा रहा है, उनको दिशा निर्देश देने का काम किया जा रहा है, कैसे विधानसभा चुनाव में आप निकलकर व्यापारियों के बीच जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी व्यापारी हित में कार्य उनको बताएंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के कैंट विधानसभा के आवेदक भी हैं उनको भी बुलाया गया है, ताकि हमारे समाजवादी व्यापार सभा के साथी और आवेदक प्रत्याशी एक दूसरे से रूबरू हों, क्योंकि भविष्य जब भी चुनाव होगा तो ये लोग एक दूसरे का साथ देकर ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। 2022 चुनाव के लिए मैं यही कहूँगा कि पूरे देश और प्रदेश में जो सरकार है वो भाजपा की सरकार बनी और वैश्यों की पार्टी कही जाती है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा परेशान है यदि कोई हुआ है नोटबंदी, लॉकडाउन और जीएसटी में, तो व्यापारी समाज हुआ है। व्यापारी कोई भी जात का हो सकता है, समाज का हो सकता है, लेकिन आज सरकार से बेबस है, लाचार है। आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारी साथियों से कहना चाहेंगे अपने सम्मान, अस्मिता, हित को देखते हुए समाजवादी पार्टी के साथ दें, क्योंकि पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगातार व्यापारी हित में अनेक कार्य किए हैं, जैसे धारा 307 को शिथिल करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम इसको बोलते हैं, चुंगी प्रथा को हटाना, जीएसटी व्हाइट शर्ट को न लगने देना, 2007 तक की सरकार में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की लाभ देना हमारे पंजीकृत व्यापारियों को, तमाम ऐसी सुविधाएँ हैं जो पूरे देश में नज़ीर है कि किसी भी प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए इतना कार्य नहीं किया। तो हम लोग आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों को अनुरोध करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और अपने हित समाज सुरक्षा की गारंटी पाइए। नेताजी पान भंडार के नाम से प्रसिद्ध पान की दुकान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। गंगा घाट और तंग गलियों के साथ साथ पान की वो कड़ी है जो पूरे देश को बनारस से जोड़ती है, जहां बनारस की पहचान ही यहाँ के खास पान से होती है। वहीं नेताजी पान भंडार के नाम से प्रसिद्ध पान की दुकान काफी मशहूर है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक, फिल्म सेलिब्रिटी या सत्ता के नेता भी जब भी काशी में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं तो एक बार जरूर इस पान की दुकान पर रुककर पान खाते हैं। नेताजी पान भंडार जो आपकी दुकान है, कितनी पुरानी दुकान है? हमारी दुकान जो है लमसम 130 साल आज़ादी के पहले की दुकान है। आज़ादी के पहले जो पीछे आपको तस्वीर लगी है इंदिरा गांधी और नेहरू जी, ऐसी सी कुछ तस्वीर लगी है जो कि आपके वहाँ सुनने में आता है कि पान में क्या खास होता है जो आपके वहाँ इतने बड़े बड़े लोग और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं आपके वहाँ पान खाने? हमारे यहाँ जैसे इंदिरा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, पंडित कमलापति हैं, कामराज नाडार है, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, जितने भी लोग हैं मतलब इस दुकान का पान का आनंद ले चुके हैं। और इस पान का सबसे बड़ा योगदान है इस देश को आज़ाद करवाने के लिए। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं रहा तो उस समय एक रणबेड़ी पेपर आता था, जो रणबेड़ी पेपर को प्रतिबंध लगा दिए थे अंग्रेज ने। तो हमारे परदादा से पूछा गया था क्या इस पेपर को आपको चोरी चोरी बेचना है, क्या आप बेच सकते हैं? तो हमारे परदादा ने और हमारे दादाजी ने, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने बोला कि हाँ हुजूर मैं तो बेच सकता हूँ।
तो उस पेपर को बेचने के लिए वो बनारसी पान को ही बनाए, मतलब तैयारी किए। तो उसको दोना की तरह बना करके ऊपर से पान रख करके नीचे से पेपर डाल करके लोगों को घर घर पान भी खाना सिखाते थे। उस पेपर को भी देते रहे, क्योंकि उस पेपर में कहानी लिखी थी इस देश को आज़ाद करवाने के लिए। बिल्कुल नेताजी, हम जानना चाहेंगे बनारस में अगर बात की जाए तो पान की बहुत ही दुकान है। बनारस भी पान के मामले में जाना जाता है, मगर आपकी कुछ खास पान में क्या खासियत है? हमारे पान में ये खासियत है कि हमारे यहाँ जो भी कुछ आपको मटेरियल में मिलेगा उसकी हर एक क्वालिटी, जैसे लोग कहते हैं कि बनारस जी, हमारे दादाजी ने थे, हमारे परदादा भी थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था, वो फ्रीडम फाइटर भी थे। तो उसकी वजह से जितनी भी कहानी ये लिखी हुई है हमारे दुकान पे, आप अगर बुक में भी देखेंगे, आप किसी भी चैनल पे अगर इस देश के बारे में पूछा जाता है तो मेरे दुकान पे पहले लोग आते हैं मुझसे जो है राय सलाह लेने। बॉलीवुड एक्टर भी आ चुके हैं बनारस। हाँ, हमारे यहाँ जैसे ये सब फोटो जो लगी है, जैसे डिस्कवरी चैनल की जो सांप आप खाते रहो वो भी आ चुके हैं। फिर जामनी कपूर भी पान का मज़ा ले चुके हैं। मतलब कई ऐसे एक्टर है जैसे बाबू भाई हैं, वो भी हमारे दुकान पे ही मज़ा ले चुके हैं। आपने पान अभी लगाया, हमने वीडियो में बनाया कि इसमें आप चांदी का वर्क लगाया जी। पान जो पान आप बनाते हैं और जो लोग खाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती पान उनको कितने का बेचते हैं? उनको बड़ी बड़ी हस्ती लोग जितने भी हैं हमारे यहाँ 25 का भी पान है, 30 का भी है, 40 का भी है, 50 का भी है। जैसा मतलब मटेरियल वैसा क्वालिटी, और हर एक क्वालिटी अलग अलग हमारे यहाँ। हाँ, हर एक पान की आपको क्वालिटी अलग अलग मिलेगी। जैसे कि सेलिब्रिटी जो आप यहाँ आते हैं, सेलिब्रिटी के लिए पान की कीमत कितनी होती होगी, कितने का पान खाते होंगे आपकी दुकान? वो लोग हमारे यहाँ उस समय तो भाई, हम तो भाई हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे दादा परदादा ये लोग थे। आपकी वर्तमान की बात करें? हाँ, वर्तमान में अगर इस समय अगर उस समय वो लोग पान खाते रहे तो इस समय उसकी कीमत जो है 10 रुपीज़ है। आज की डेट में जो वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप कितने का देते हैं और सेलिब्रिटी यहाँ पे पान कितने का खाते हैं? एक पान हमारे यहाँ एक पान 10 रुपये के लोग खाते हैं। सेलिब्रिटी भी जी, मतलब उससे महंगा पान नहीं? उससे महंगा भी लोग खाते हैं, 30 रुपये का भी खाते हैं, 40 रुपये का भी खाते हैं, 50 रुपये का भी खाते हैं, हर एक वैरायटी के हिसाब से। क्योंकि इस देश में अब बनारसी पान पहले का जो रहा 4 पत्ती था, तो वो 4 पत्ती को जो है वो साइड में दबा लें और वो बनारस का रस धीरे धीरे लेते रहें, वो धीरे धीरे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर विविध कार्यक्रम किए गए आयोजित। शिवपुर स्थित लॉन में भाजपा द्वारा विधानसभा योजना बैठक हुई आहूत। लगभग 12 करोड़ की लागत से गंगा समानांतर बना कैनाल प्रोजेक्ट चढ़ा बाढ़ की भेंट। और मुहर्रम की 10वीं तारीख को कोविड गाइडलाइन के अनुरूप उठाई गई सांकेतिक रूप में ताजिया। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।